ओके बेटा, आज हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या चीज़ होती है। आपको ये बता दिया था मैंने कि वेव्स की दो टाइप्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बंदा बोल रहा है और साउंड वेव्स आप तक पहुंच रही हैं। दैट मीन के साउंड की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और जैसे आप उस सोर्स से दूर जाएंगे तो आपको क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है। और दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी और कम मिलेगी। तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेंसिटी बेसिकली डिफाइन की जाती है पावर पर यूनिट एरिया। कौन सी पावर? पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव पर यूनिट एरिया। ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? P डिवाइडेड बाय A, where P is power, A is the area. ओके। अब बेटा जी इसकी अगर हम ये बात करें कि इसकी यूनिट क्या बनती है, तो आपको पता है कि पावर इज वर्क डन ओवर टाइम। सो इसकी इससे यहाँ से आप पावर की यूनिट निकाल दें। ऐसा ही बेस यूनिट की फॉर्म में इंटेंसिटी अगर हमने लिखना हो तो आपको पता है दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यू रिमेंबर दिस? वर्क इज एफ जी इंटू डी और एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम इज के जी, ए इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एफ इंटू डी, डी मीटर तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड। ये यहाँ पे प्लग इन कर लें बेटा। के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। और ये सेकंड जो है वो ये ऊपर जाके तो एस माइनस थ्री कर देगा इसको। जी ठीक है। ये पावर की यूनिट हो जाएगी। पावर नीचे वन, ऊपर जाएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसकी एसआई बेस यूनिट बनती है के जी एस पावर माइनस थ्री। ठीक है। इंटेंसिटी की एसआई बेस यूनिट। अब इंटेंसिटी को हम दूसरे एक फॉर्म से भी लिख सकते हैं कि आपको पता है इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। सो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाय एरिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको अगर हम इस तरह लिख लें बेटा, ई एनर्जी के लिए लिख लेता हूँ, टी टाइम के लिए, ए एरिया के लिए। सो एनर्जी इस एरिया को उठा के ऊपर ले जाता हूँ, लिख सकता हूँ ना ऐसे। इस डिनोमिनेटर को जी यहाँ ई के नीचे लिख सकते हैं। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने पेपर में इसको पावर ट्रांसफर्ड बाय वेव पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स होने चाहिए? पहला फैक्टर बेटा, आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। इस चीज पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। मतलब और वो मीडियम। आप यहाँ जो है एक बंदा है वो बोल रहा है और आप यहाँ पे खड़े हुए उसकी आवाज़ सुन रहे हो। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि ये बंदा कितनी ज़ोर से बोल रहा है, कितनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। यहाँ तक पावर आपको जो मिल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये उसके एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी। या अगर कोई वाटर वेव्स हैं, ये कितने एम्पलीट्यूड के साथ
जो है पानी के अंदर कोई चीज़ डिप कर रहा है, ठीक है। एक एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है, ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बेटा, स्क्वायर ऑफ amplitude. Intensity is proportional to square of amplitude. It's very important. कि if you will increase the amplitude by a factor of 2, intensity will increase by a factor of 4. दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। और इस पे भी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू square of frequency of a wave. So if you want to increase intensity at a particular point, you can increase the amplitude of wave, or you can increase the frequency of wave. अब बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तीसरा फैक्टर है जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सोर्स। ये मानते हैं इस बात को कि आप यहाँ खड़े हो, ये सोर्स है, इससे आप दूर चले जाओगे तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज। डू यू एग्री दिस? Yes. सो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सोर्स, एंड वी विल सी के। तो जी, मीडियम में भी डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम? मतलब किस मीडियम पर। वो वही आ गया ना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा दूर करेंगे वहाँ पे मीडियम, ज़ाहिर है मीडियम तो नहीं होगा तो वेव ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है तीसरी, अब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप वेट अ सेकेंड, ये मैं आपको एक, लेट से बच्चा, आपके पास ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से जो है वो वेव्स इमिट हो रही हैं, और वो वेव्स जो हैं वो आगे अ, हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही हैं। इधर इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में एवरीवेयर यू कैन सी कि वेव स्प्रेड अप आउट हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही, इस डायरेक्शन में ही नहीं जा रही, इधर भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी जा रही हैं, इधर इधर इधर, ठीक है। और हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के साथ, पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी किस तरह वेरी कर रही है। इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सोर्स से डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरी कर रही है। अब देखो, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस सोर्स की पावर कांस्टेंट है, जो ये पावर एमिट कर रहा है ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पावर कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि इसकी पावर वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम पावर को कांस्टेंट देख के डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखना चाहेंगे। अब देखो बेटा कि पावर, अगर सरफेस इतनी है, इस रीजन तक अगर डिस्टेंस आर पे देखें तो इतने स्फीयर के ऊपर उसकी पावर स्प्रेड आउट हो रही है, ठीक है। ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल इमेज है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या हो रहा है कि इसका एरिया जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो सरफेस एरिया और बढ़ रहा है, ठीक है। पहले छोटे स्फेरिकल सरफेस पे वही पावर स्प्रेड आउट हो रही थी, थोड़ा आगे जाएं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, वो पावर ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड आउट हो रही है। थोड़ा और आगे जाए तो और ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड आउट हो रही है। अब हम देखना चाह रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया है कि पावर डिक्रीज हो रही है, अब कैसे डिक्रीज हो रही है हमें ये देखना है। तो इंटेंसिटी इज पावर
और इस स्फीयर का एरिया अगर आप देखें, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वेयर। डू यू रिमेम्बर दिस? यस सर। द एरिया ऑफ अ स्फीयर। सो अगर पावर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स। दिस इज आर स्क्वायर। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे, इंटेंसिटी बाय फैक्टर ऑफ 4 से डिक्रीज होगी। और वो चीज यहां से आप इस डायग्राम से कैसे नजर आ रही है? अब देखें डिस्टेंस आर पे देखें तो सरफेस इतना एरिया है। वो डिस्टेंस बेटा अगर 2r पे कर दें तो डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस इन एरिया इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। फिर अगर डिस्टेंस 3 टाइम कर दें, एरिया इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 9। ये बात यहां से नजर आ रही है आपको? तो ये फैक्टर जी। कि डिस्टेंस 3 टाइम करोगे 1/3 का स्क्वायर, इंटेंसिटी विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। अब हमने ये देख लिया कि इंटेंसिटी किस तरह जो है वो वेरी करती है। और इस पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले फैक्टर को हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा देखो, अगर इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए को मैं कैपिटल ए से भी लिख सकता हूँ, स्मॉल ए से भी लिख सकता हूँ। इस बात का क्या मतलब है? अगर एम्पलीट्यूड, इफ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, तो इंटेंसिटी क्या होगी? आई विल बिकम इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, नहीं पता आपको? एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, इंटेंसिटी कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी? 4 टाइम्स। 4 टाइम। सो अगर दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड, एक वेव 1 है, इसका एम्पलीट्यूड लेट से A1 है, और वेव 2 का एम्पलीट्यूड A2 है, और ऊपर वाली वेव की इंटेंसिटी I1 है, नीचे वाले की इंटेंसिटी I2 है। तो क्या हम इनके बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दैट इज सम कांस्टेंट टाइम एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसके बारे में हम यहाँ पे परेशान नहीं होंगे कि ये कितना है। हमें हमारे सिलेबस में ये नहीं आएगा कि किस एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी बताएं। हमें ये आएगा कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड इतना इंक्रीज कर दिया जाए तो इंटेंसिटी कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी। अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड की रेशियो 2:1 है तो इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी? हमारे सिलेबस में उनका कंपैरिजन है। सो बेटा हम ये क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी I1 विल बी K A1। जो आप कह रहे थे ना मीडियम और अदर फैक्टर्स, वो ये इस कांस्टेंट के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है? फिर बेटा हम्म। I2 इज सेम कांस्टेंट A2 स्क्वायर, या A इज नॉट एरिया, A इज एम्पलीट्यूड। सो अगर बेटा हम ये लिखना चाहें तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। ये लिख सकते हैं आराम से। हम्म। जी सर। मैं आपके सामने दो वेव्स बनाता हूँ।
एक वेव इस वर्टिकल एक्सिस पे बेटा डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। हम दो वेव्स बनाते हैं, एक ये वेव है और जिसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो टू स्मॉल डिवीजन। अगर वो कहे कि एक दूसरी वेव बनाए जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन इंटेंसिटी इसके 4 टाइम हो, इंटेंसिटी 4 टाइम। इस वेव की इंटेंसिटी I1 है, I है, और वो कह रहा है कि ड्रा ए सेकेंड वेव विच हैज द सेम फ्रीक्वेंसी बट 4 टाइम्स द इंटेंसिटी एज दिस वेव। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। कितना ज्यादा करेंगे? हम्म कितना ज्यादा करेंगे? इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स। 2 टाइम, जबरदस्त। क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी 4 टाइम है, जबरदस्त। तो इंटेंसिटी अगर 4 टाइम है तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम है। इसी तरह से हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, मतलब टाइम पीरियड विल बी सेम बट एम्पलीट्यूड विल बी 4 टाइम। इज दैट क्लियर? जी सर। जरूरी नहीं है कि इन दोनों के क्रस्ट और ट्रफ अलाइन हो। ये आगे जब हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फिर अगर वो कहे कि इन दोनों में कोई फेज नहीं है तो फिर ये ऐसे होगा। अगर वो कहे 90 डिग्री का या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो फिर हम उसको उस हिसाब से करेंगे, लेकिन फेज डिफरेंस अभी नहीं कराया। सो दिस इज वेव 2। इज दैट क्लियर? सो यस सर। इसकी इंटेंसिटी अगर I1 है इस वाइट की, ठीक है, सो इसकी इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम I1। amplitude is twice, so the intensity is 4 times। ठीक है। अच्छा, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि दो वेव ड्रॉ की होती है और वो कहता है कि इनकी इंटेंसिटी की रेशियो फाइंड करें। दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहे होंगे, तो आप क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप उसकी इंटेंसिटी को फाइंड कर लेंगे, यस सर। रेशियो को। ठीक है। अगर एक वेव की इंटेंसिटी दी हुई है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स दिए हुए हैं, दूसरे की इंटेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर एम्पलीट्यूड की वेरिएशन के साथ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी को हम डबल करना चाह रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ेगा? शाबाश। फैक्टर ऑफ 2। हम इंटेंसिटी को 2 के फैक्टर से इंक्रीज करना चाहते हैं, एम्पलीट्यूड कितने फैक्टर से इंक्रीज करना होगा? इस इक्वेशन पे आप गौर करें। नहीं मतलब एम्पलीट्यूड जी, इंटेंसिटी को टाइम्स 2 करना है। हाँ, इंटेंसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करना है, एम्पलीट्यूड को कितने तो टाइम? एम्पलीट्यूड रूट 2 होगा। जबरदस्त, जबरदस्त। तो अगर रूट एम्पलीट्यूड को √2 टाइम कर देंगे इंक्रीज, ठीक है, प्रीवियस एम्पलीट्यूड के, तो फिर फिर क्या होगा
कि इंटेंसिटी जो है वो अगर एम्पलीट्यूड ए के साथ इंटेंसिटी आई है, तो एम्पलीट्यूड √2a के साथ जो है वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी 2 की बात करेंगे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो √2a², सो दैट इज 2a²। a² के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई है। ठीक है, जी। ये रेशो आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा है कि जी एक यहाँ पे लिखते हैं इंटेंसिटी आई, यहाँ पे लिखते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी आई और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर वो कहता है कि एक वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो, फॉर एग्जांपल, इंटेंसिटी आपकी यूनिट दोबारा से वो कर दें कि वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल वो कहता है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का अगर वो कहे जी 5 है, तो व्हाट इज इट्स इंटेंसिटी? व्हाट इज इट्स इंटेंसिटी? तो क्या तरीका लगाएंगे? अब एम्पलीट्यूड डबल नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ नंबर से बड़ा है और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। हम्म। क्या तरीका लगाएंगे? वही कौन है उसने, इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी 2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। यस, या ये डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी 4 एम्पलीट्यूड 3 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। सो इंटेंसिटी इज x, amplitude is 5 square, so direct proportionality is there, so that means 9 times x equal to 4 times 25, is that clear? x is 100 divided by 9। या दूसरा मेथड, I1 over I2 is A1 square over A2 square। ठीक है, दो वेव्स की अगर इंटेंसिटी की रेशियो दी जाए और उनके एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी जाए, तो फिर क्या होगा? A1 divided by A2 इज स्क्वायर रूट ऑफ देयर इंटेंसिटीज की रेशियो। वेरी इंटेंसिटीज। इंपॉर्टेंट कि दो वेव्स की आपको इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है, या इंटेंसिटी गिवन है, और अगर आपसे कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जी। यही काम फ्रीक्वेंसी के साथ भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे सिलेबस में इतने क्वेश्चन नहीं आए अभी तक। लेकिन आप कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इंटेंसिटी विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का भी फर्क है और एम्पलीट्यूड का भी फर्क है, फिर क्या होगा? आपको पता है इंटेंसिटी I1 ओवर I2, एक वेव का एम्पलीट्यूड है A1, उसकी फ्रीक्वेंसी है f1 स्क्वायर, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है A2 स्क्वायर और उसकी फ्रीक्वेंसी है f2 स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एज वेल, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगा, और टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जाहिर है। तो इसी रेशियो से हम ये लिख सकते हैं कि I1 ओवर I2, A1 स्क्वायर frequency is 1 over time period, so T1 स्क्वायर टाइम T2 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। मतलब आगे बात, intensity जी। I1 is proportional to its amplitude square and inversely proportional to time period square. I2 is in denominator, so it is directly proportional to its amplitude square and inversely proportional ऊपर है तो its time period square। ठीक है, आई समझ? हम्म।
पेपर में क्या आता है यस। कि जी इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कितने टाइम बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इंटेंसिटी को 2 टाइम सॉरी, एम्पलीट्यूड को 2 टाइम बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 times। 4 टाइम। तो ये याद रखना कि जब आगे सुपरपोजिशन हम पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट पे वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने की बात करेंगे तो उधर डिस्प्लेसमेंट ऐड होंगे, इंटेंसिटीज ऐड नहीं होंगी। सो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके हम कहेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इतना हो गया है तो टोटल इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो आगे हम उस पर बात करेंगे। सो दूसरी चीज, इस बात पे भी बात करेंगे कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा अगर आपके पास यहाँ पे सोर्स है, ये सोर्स है जो पावर रेडिएट कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, कांस्टेंट पावर, और वो कहता है कि इस जगह पे इंटेंसिटी I1 है, दैट इज एट डिस्टेंस D1, और इस जगह पे इंटेंसिटी I2 है, दैट इज एट डिस्टेंस D2 फ्रॉम दिस सोर्स। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, D1, D2। यू नो I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 स्क्वायर, ऐसी बात है जी बेटा। यस सर। तो बोले ना, I2 इज हाँ, वो क्योंकि एक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2 स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ हम्म, कि I1 इंटू D1 स्क्वायर इज, दोनों में सेम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट हम देख चुके हैं कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है इस केस में, पावर ऑफ द सोर्स और ये चीज। तो पावर ऑफ द सोर्स कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपको इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लेके आना पड़े तो ला के आप सिंप्लीफाई करके आप इस रिजल्ट तक क्या पहुंच सकते हैं, I2 टाइम D2 स्क्वायर। यू नो I1 इज जी सर। कांस्टेंट ओवर D1 स्क्वायर, I2 is the same constant over D2 square. So I1 D1 square is constant, same. I2 D2 square is the same constant. So we can write I1 D1 square equal to I2 D2 square. Or in other words, हम बड़े आराम से ये बात लिख सकते हैं, that is D2 square over D1 square. तो अगर आपको कह दे कि एक डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे इस सोर्स से 4 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी जो है यहाँ पे, लेट्स से आपके पास कहता है कि जी एनी नंबर, दैट कैन बी एनी नंबर, सो लेट्स से हम कहते हैं 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, और वो कहता है कि ये एक इधर एक डिस्टेंस, एक सोर्स यहाँ पे है, सॉरी सोर्स नहीं, सोर्स तो आपके पास ये है, विच इज रेडिएटिंग ए कांस्टेंट पावर। तो ये 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर है, सो वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ओवर हेयर। जरूरी नहीं है कि सेम साइड पे होने चाहिए पॉइंट्स, डजेंट मैटर। सो इंटेंसिटी जो है इधर, अगर I1 है इधर I2 निकालनी है, आप बता सकते हैं कि I2 I1 से ज्यादा होगी या कम? I2 is greater than I1 or smaller than I1? कैलकुलेट करता हूँ। I2 is greater than I1 or smaller than I1? Which one is अच्छा, वो क्या कहते हैं, I2 ग्रेटर होगा। greater होगा बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉलर। अब हमने रेशियो की बात जी। करनी है, अब हमने निकालने की बात करनी है। निकालेंगे कैसे? वही ऊपर वाले ये इक्वेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है, या आप ये लिख लें, अगर वो रिलेशनशिप याद नहीं तो आपको पता है कि I1 इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो आ, वो कांस्टेंट के ओवर 4 स्क्वायर कर लें और इसकी जगह 2 रखते हैं, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसमें ज़ाहिर जाना नहीं चाहिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इसका तरीका क्या है। ठीक है बेटा। सो यस। I1 ओवर I2 इज इक्वल टू I1 का जो डिस्टेंस है वो नीचे आएगा 4 स्क्वायर एंड दैट इज 3 स्क्वायर। बोथ आर इन सेंटीमीटर, तो देर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। कैंसिल हो जाएगा ना। अब वैल्यूज डाल दें। जी। डिवाइडेड बाई I2 9/16, so cross multiply 32 32 divided by 9, same unit, watt per meter square। ठीक है, समझ आएंगे इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन। जी सर। हमने पढ़ा कि यस। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, उसको डिफाइन करना आना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव को। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ वेव किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो तीनों फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर आपको कहा जाए कि दो, एक वेव की इंटेंसिटी ये है, दूसरी वेव ड्रॉ करें जिसकी इंटेंसिटी ये है, तो वो भी आराम से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि एक सोर्स से डिस्टेंस, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी हो, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये देखें बेटा, अब इसमें इंटेंसिटी के जो है वो सब टॉपिक अगर हम देखें अपनी बुक से, तो आप देख सकते हैं कि वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A has an intensity of 3 watt per meter square. What is the intensity of wave of the same frequency that has an amplitude of 2A? What's your answer? मिनट सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। जी, 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जी जी, यहाँ से नजर आ रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है? एम्पलीट्यूड ए पे इंटेंसिटी कितनी है, पूरा इतना लंबा चक्कर नहीं करना आपने प्लीज। एम्पलीट्यूड ए पे इंटेंसिटी इंटेंसिटी 3। 3 है, तो एम्पलीट्यूड को डबल किया गया है, इंटेंसिटी कितना टाइम बढ़ेगी? हेलो बेटा, आपसे मुखातिब हूँ कि एम्पलीट्यूड डबल करें तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी? इंटेंसिटी 4 टाइम्स। हाँ, तो 4 टाइम करें, उसका क्या आंसर आएगा? 12। 12। इतना वो काम नहीं करना आपने। वो तो जब दोनों के एम्पलीट्यूड्स पता हो, एक की इंटेंसिटी निकालनी हो, तो वो सिंपल, जब आप रेश से डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या मसला है, लंबा काम हो जाएगा। अगला देखें। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ मूविंग प्रेशर वेरिएशंस फ्रॉम द नॉर्मल कांस्टेंट। द डायग्राम शोज, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? प्रेशर वेरिएशन। सो आपके पास वेव वन हैज़ एन इंटेंसिटी ऑफ दिस, और वेव टू की इंटेंसिटी निकालनी है। वेव वन का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 2 टाइम 10⁻²। ठीक है, और वेव टू का एम्पलीट्यूड 3 है, तो इंटेंसिटी, अब आप रेशियो मेथड लगा दें। इज दैट क्लियर? यस। कि I1 ओवर I2, एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर ओवर एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर। यहाँ से I1 का एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहा है 2 है, और इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो 10⁻² रेशियो ले रहे हैं, तो कट जाएगा ना दोनों में। ठीक है, जी। इज दैट क्लियर बेटा? यस।
क्लियर। अगली बात देखें, वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, इस पे जरा गौर से करना है। एम्पलीट्यूड ए हैज एन इंटेंसिटी आई, आफ्टर पासिंग थ्रू a certain medium the wave has new intensity I by 4. What is the new amplitude? इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हुई है बेटा? बाय फैक्टर ऑफ 4, 4। एम्पलीट्यूड को कितना डिक्रीज होना चाहिए? 2। 2। So amplitude will become a by 2. Is that clear? यस सर। हाँ जी, इस तरह आपने सोचना है प्यारे बेटा। अब ये भी इसको देख लेना, ये क्वेश्चन देखें कि ये सोर्स है। सोर्स साउंड वेव का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, उसने खुद कह दिया कि एयर मॉलिक्यूल एट पॉइंट पी एज दिस ऑसिलेट विद दिस एम्पलीट्यूड। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉइंट क्यू इज एयर मॉलिक्यूल एट पॉइंट पी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 8 है, ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शाबाश डिस्टेंस। जी। डिस्टेंस। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इंटेंसिटी